हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो भाई हम पेपर 1 की सीडीपी सॉल्व करने वाले हैं। पेपर 1 की सीडीपी भाई बहुत ही बेहतरीन आई हुई थी। देखिए, अब 30 के 30 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल इजी नहीं आ सकते ना, बट मैं ये कहूँगी जिस हिसाब से मैंने आपकी प्रिपरेशन कराई थी सीडीपी की, पेपर बहुत सही आया हुआ है। अगर आप शुरुआत से बेहतर प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका पेपर अच्छा हुआ होगा ना। कितना स्कोर आया है जरूर इसके बाद सेशन के बाद में आप बताइएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में। सो भाई पहला क्वेश्चन है आपका, महारत उन्मुख शिक्षार्थी। भाई ये आपके वही टैग वर्ड्स है ना जो मैंने आपको बार बार कहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, ये वही टैग वर्ड्स हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ पा रहे होंगे। भाई महारत उन्मुखी शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को डैश का। भाई योग्यता और अच्छी किस्मत के सहारे कभी नहीं बैठते हैं। ठीक है, कि भाई किस्मत अच्छी होगी तब हम पास होंगे, ये तो यहीं पे आपके दोनों गलत हो जाते हैं। योग्यता और कोशिश या फिर खराब किस्मत यहाँ पे भी आ गई भाई, तो ये किस्मत के सहारे कभी नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलेंगे आप। ठीक है, महारत उन्मुखी शिक्षार्थी बड़े ही पॉजिटिव शब्दों में आता है और पेपर 2 में आपका इसी का जस्ट अपोजिट जो निगेटिव टर्म होता है जिसे हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कहते हैं ना, वैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पेपर 2 की भी सीडीपी मैंने डिस्कस करी है, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और सेकंड पे आते हैं तो सेकंड कह रहा है ना भाई समीप दूरा विमुख, यानी कि यहाँ पे प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात कर ली इन्होंने, से रिलेटेड कौन से यहाँ पे 4 ऑप्शन में एक आपका सही हो जाएगा। तो ये है क्या भाई, प्रॉक्सिमो डिस्टल मैंने बताया था बहुत साफ साफ आपसे कि केंद्र से बाहर की तरफ विकास होता है, यानी कि बच्चे में पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती है, बड़ी मसल्स को यूज करना सीखते हैं, फिर छोटी छोटी मसल्स का इस्तेमाल करना वो सीखेंगे। ठीक है, पहला है आपका विकास बहुदिश, भाई ये कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, मल्टीपल डायरेक्शन की बात यहाँ पे इसमें कुछ होती नहीं, दिशा की होती है पर यहाँ पे प्रॉपर एक दिशा बताई गई है, ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में विकास हो रहा है ना, ये कहना गलत हो जाएगा। अलग अलग संस्कृतियों में नहीं, संस्कृति की कोई बातचीत यहाँ पे नहीं हुई है भाई, ये बच्चे का बायोलॉजिकली डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, उसकी दिशा के बारे में बताया जाता है। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित कर लेते हैं और ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने कहा ना भाई कि पहले बच्चे में ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, यानी कि बड़ी मसल्स, भाई हाथ से पूरे हाथ का इस्तेमाल करके वो बॉल को होल्ड कर रहा है ना, और उसके बाद धीरे धीरे मोतियों को धागे में पिरोने की स्किल्स भी उसमें आ जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सो मूव करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ना, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन बहुत ही पॉजिटिव शब्द है। बिल्कुल, जब वो बच्चे अपने स्वयं से बात करते हैं ना, खुद से बात करते हैं, जिसे प्राइवेट स्पीच कहा है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने शब्द जो इस्तेमाल किया है प्राइवेट स्पीच, और ये आत्म केंद्रिता आप लोग लगा के चले आए हो। और ईगो सेंट्रिक शब्द भाई मैंने बहुत बार ही बताया था कि इसके बारे में जीन प्याजे बात करते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन बात जीन प्याजे करते हैं, यहाँ आपका आंसर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन शब्द जो इन्होंने इस्तेमाल किया है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस बार इन्होंने यहाँ पे खेल दिया ना, ऐसा वाला आपके साथ कर दिया भाई। यहाँ पे प्राइवेट स्पीच नहीं दिया इन्होंने, प्राइवेट स्पीच ना दे करके इन्होंने दे दिया विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन की बात कर दी इन्होंने, तो ऑप्शन यहाँ पे पहला सही होगा। और मैंने आपको हर बार यही चीज़ बताई थी कि अगर आत्म केंद्रिता आता है और आंतरिक स्पीच यानी कि वॉक कहते हैं जिसे हम, अगर आ रहा है ना तो इनमें डिफरेंशिएट करके चलिए ना, लेकिन आप लोग गलत करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ना कि सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किस में स्पष्ट होती हैं। ठीक है भाई, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में। भाई जहाँ पे बच्चा सामाजिक नहीं होता है, सोशल नहीं होता है ना, लोगों से घुलने मिलने में, बात करने में उसे बड़ी दिक्कत महसूस होती है ना, और ये प्रॉपर्टी किसकी नज़र आ रही है भाई, बताइएगा जल्दी से। भाई ये है जहाँ पे बच्चा स्वालीन हो जाता है खुद में। ठीक है, स्वालीन हो जाता है यानी कि ऑटिज्म बिहेवियर शो करने लगेगा। ठीक है, सो ये एक तरीके का ASD है, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जहाँ पे बच्चा इस तरह से बिहेव करेगा। भाई कह रहा है ना कि सामाजिक संचार में उसे चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अगेन वाइगोत्स्की आगे देख रहे हो भाई, वाइगोत्स्की कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो भाई वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है, यानी कि इसके फोल्डिंग का एग्जाम्पल कौन सा है आपको बताना है। भाई पहला करें कि किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट्स में आपने तोड़ लिया और आवश्यकता अनुसार उनको सहायता देना। भाई तो पहला ही तो क्लियर है, इवन यहाँ आगे तुमको टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ना भाई। सेल्फ, बच्चों को छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड करके देना, उनको थोड़ी नीड के अकॉर्डिंग हेल्प दे देना, यही तो इसके फोल्डिंग कहलाती है। ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भाई लेखन वैकल्य, डिस्ग्राफ या पेपर तो भाई बहुत सही आया था ना, अगर कोई ये कहे कि पेपर से ही नहीं आया था तब तो गलत है। और डिस्ग्राफ या लेखन से संबंधित विकार है। अब इससे इजी क्या होगा ना, लिखित कार्य में चुनौती होगी यहाँ पे बच्चे को।
प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है ना कि अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। भाई समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहते हैं हम, तो हमें किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? ऐसी जानकारी पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों पर, बिल्कुल नहीं भाई, जो चीज़ें पहले से ही पूर्वाग्रह पर चली आ रही उन पर ही विचार करके क्या ही मिलने वाला है ना। समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से, एक विशिष्ट और निर्धारित, भाई निर्धारित जो शब्द इस्तेमाल कर दिया ना, मतलब एक ही रास्ता, तो फिर वहाँ पर समस्या समाधानकर्ता कैसे बना पाओगे? बड़ी और जटिल समस्या को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना, या फिर समस्या से संबंधित जानकारी कि केवल एक ही पहलू पर ध्यान देना। एक ही पहलू पे तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये तो हो गया गलत, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन एक बार हम जरा फिर से देख लेते हैं। समस्या समाधानकर्ता बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करनी, ओके। तो भाई ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सही होना चाहिए ना कि भाई समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से, ये तो नहीं होगा। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधकीय समस्याओं में विभाजित करना, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर 3 आपका, ठीक है। भाई जहाँ पे निर्धारित तरीके से मतलब कि आप उसके अलावा नहीं सोच सकते हो ना, और जहाँ पे अलावा नहीं सोच सकते हो, लाइक एक ही निर्धारित तरीका है आपके सोचने का, या एक ही पहलू पे आप सोच पा रहे हो, वो आपके आंसर कभी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्या कहता है ना कि एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहु संवेदी सामग्री का उपयोग बिल्कुल करना चाहिए भाई, ठीक है। समावेशी कक्षा को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण, ये टैग वर्ड आ गया निगेटिव भाई, ठीक है, के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण, अगेन दो निगेटिव हो गए, मतलब रीजन आपका गलत हो चुका है और असर्शन यहीं पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन देखो इन्होंने दे रखा है, असर्शन सही है और रीजन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, रचनावादी दृष्टिकोण से तो भाई व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है क्या? निष्क्रिय शब्द निगेटिव आ गया। और व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, या फिर हो सकता है, देखते हैं अगला, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, मतलब लर्निंग एक तरीके से क्या है, जो हमारी अभी की समझ है उसको और विस्तारित करने का और हमारे सीखने में परिवर्तन कह सकते हैं भाई, ये और भी पॉजिटिव है भाई हमारे लिए। तो सीखना बस हमारे नहीं कोरी स्लेट, या निगेटिव शब्द है भाई, कोरी स्लेट जैसी चीज़ें होती नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट गलत हो चुके हैं। ऑप्शन हमारा 3 बहुत सही हो जाएगा, ठीक है। हमारी जो अभी वर्तमान स्थिति है, अगर वहां से हम अपने आप को आगे लेकर जा रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रचनावादी दृष्टिकोण की तरफ ही इशारा कर रहा है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न आपका है कि जो प्रभावी शिक्षक है खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि परिचित कराते हैं। बिल्कुल सही भाई, अगर बच्चे के साथ उनके कल्चरल और जो भी वैल्यूज़ हैं उनके साथ कनेक्ट करते हैं, उनसे परिचय कराते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि सीखना भाई क्या है, एक सामाजिक संदर्भ में ही तो होता है, ठीक है। सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, तो बिल्कुल ये एक्सप्लेन भी करता है। और ऑप्शन नंबर हम 3 की तरफ चलेंगे, ठीक है। ए और आर सही है, और व्याख्या भी बहुत ही, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई आपकी, ठीक है। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रीवियस ईयर में ये कराया हुआ है, अभी रिसेंट जो मैंने मैराथन क्लास ली थी सीडीपी की, ठीक है। सो आप ये चीज़ देख भी सकते हो। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है, ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग कौन सा नहीं है, रटना दिख गया साफ साफ निगेटिव, और यहीं पे बिना आगे पढ़े हुए आपको तुरंत इसी को आंसर टिक करना है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न, और भाई अभिकथन है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। तो यहाँ पे तो स्टीरियोटाइपिंग इस्तेमाल कर दी इन्होंने, ठीक है। तो ये बात तो हो गई आपकी गलत कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टीरियोटाइपिंग एक निगेटिव शब्द है और स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। बीइंग अ टीचर को तो नहीं ही होना चाहिए। और बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं भाई, जेंडर शब्द ही सामाजिक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जेंडर कैसा शब्द है, एक सामाजिक है। रीजन बहुत ज़्यादा गलत है, असर्शन भी गलत है ना, ऐसा नहीं करना है, स्टीरियोटाइप नहीं होना है। पहला ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। जो लोग तीसरा करके आए हैं भाई वो बहुत गलत करके आए हैं, ठीक है। गति संवेदी यानी कि काइनेस्थेटिक लर्नर्स प्रिफर टू लर्न थ्रू, किस तरह से ये सीखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, काइनेस्थेटिक है तो थोड़ा एक्टिव रहेंगे ना, देख रहे छूने सुनने से नहीं, करने और चलने फिरने से चीज़ें जो लर्निंग है इनकी बेहतर तरीके से होती है। देखिए हॉवर्ड गार्डनर आ चुके हैं भाई। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश और बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि यानी कि वैज्ञानिक होगा तो उसमें किस तरह की बुद्धि होगी, और जो मूर्तिकार होते हैं उनमें किस तरह की बुद्धि होती है। तो भाई मूर्तिकार, अब मूर्तिकार की बात करते हैं तो इसमें तो स्पेशल इंटेलिजेंट होती है, तो हमें तो 2 जगह नजर आ रही, तो ये दोनों तो कट गए, ठीक है। यहाँ पे तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इनमें से कोई आंसर हमारा होगा। अब भाई मूर्तिकार में स्पेशल हो जाती है और वैज्ञानिक में भाई प्राकृतिकवादी तो होगी नहीं, ठीक है। तो ये भी कट गया, मतलब बच गया सेकंड। तो इस तरह से एलिमिनेट करके आपको अपना आंसर निकालना था, और ये सीख लीजिए जिनका भी कल पेपर है, इस तरह से आपने आंसर को आपको ढूंढना है। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है भाई? लचीलापन बिल्कुल होना चाहिए,
पृथक्करण और नामीकरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक निगेटिव आंसर ढूंढा और आपका आंसर आपके सामने होगा। इवन 3 पे विचार करना भी नहीं है भाई। पृथक्करण तीसरा देख लो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ है ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तुरंत उस ऑप्शंस को कट कर दीजिए, अब जो बचा हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन आपको टैकल करने हैं, समझ रहे हैं। तो बढ़ेंगे भाई 16 पे, और जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, आपको और भी पेपर्स का सोल्यूशन अभी इसी तरह मिलने वाला है। जब बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं, ठीक है भाई। गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, मतलब उन पर ज़्यादा ध्यान ना दो तो ज़्यादा बेहतर सीखेंगे, क्या गलत बात है। प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर की चिंता, गलत बात हो जाएगी यहाँ पे भी। अगला कह रहे हैं कि अधिगम व्यवस्था होनी चाहिए, हेल्पलेसनेस बच्चे महसूस करें नहीं भाई। सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, देखिए ऐसा कहना कि यहाँ पे 4 के चारों ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहे हैं। अब एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाता है सीटेट में ना कि फिर उसके बाद लास्ट में ये आंसर ऐसा देंगे या फिर सभी को नंबर इसमें से दे देंगे ना। तो फिलहाल अब एक आंसर टिक करना है तो हम सेकंड की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इन तीनों से तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी ही नज़र आ रही, बाकी है तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो अगला है 17 नंबर। 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। बच्चों को ज़्यादा आपको बहुत परफेक्शन नहीं देना है, उनको आप मौका दीजिए, एक्सपोजर दीजिए, उन्हें सीखने दीजिए ना, और ये सही हो जाएगा यहीं पे। बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल को बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब वो थोड़ा थोड़ा बड़े होंगे, 5 से 6 साल से आगे बढ़ेंगे, इवन 6 से 12 साल के बीच में उनकी जो मोटर स्किल्स है वो बेहतर डेवलप हो जाती हैं इस बीच ना। और ऑप्शन हम जाएंगे भाई थर्ड की तरफ, ठीक है, ना कि फर्स्ट और ना ही सेकंड की तरफ। 18 नंबर क्या कहता है कि बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं, बिल्कुल सही बात है। और बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया ने कहा कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो कर थक चुके थे, और ऐसी व्याख्याएं चित्रित करती हैं कि बच्चों का आत्म केंद्रित, भाई ये बहुत बेहतरीन शब्द मिल गया आपको, आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर पाते हैं। ये मैंने आपको बहुत बारी कराई हुई है ये क्वेश्चन इस तरह के। और इस बारे में जो आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म आप पढ़ रहे हो ना, इसके बारे में जीन प्याजे बात करते हैं भाई। बच्चे जो है ना अपने पर्सपेक्टिव को ही समझते हैं, वो दूसरों की भाषा को समझ ही नहीं पाते हैं, उनकी बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने सेकंड नहीं लगाया है ना। और अगला कहते हैं जीन प्याजे, देखिए आ भी गया ना, अगला ही क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? तो एक सतत निरंतरता के रूप में, 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, बिल्कुल यहीं पे जाएंगे। तीसरा भाई प्रॉपर 4 स्टेजेस में डिवाइड की हुई है इन्होंने अपनी थ्योरी को। अगला है 20 नंबर कि विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठा ली और उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन लाना चाहता है, टीचर, ठीक है, टीचर क्या चाहता है कि वो ये जो एक तरह से लैंगिक भूमिका है, ठीक है, जेंडर रोल है, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहता है बच्चों की नज़रों में को। इस स्थिति को निम्न में से किस प्रतिक्रिया, लाइक किस तरह से जो भी चीज़ें हुई, एक्टिविटी आपने देखा पढ़ा आपने, कैसे टीचर को ट्रीट करना चाहिए ना। ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। यहाँ सेंसिटिविटी कहाँ ला रहे हो आप, ठीक है। ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और, नहीं, आपको सेंसिटिविटी लानी है, यानी कि कुछ ऐसा ऑप्शन करना होगा ना जो भाई सबके बेहतरी में हो। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपने पसंद का कोई खिलौना चुन लें, बिल्कुल भाई। ऐसा नहीं कहना कि गुड़िया रख दीजिए या गुड़िया आपके लिए नहीं बनी है, ऐसा नहीं कहना है भाई। हम तो चाहते हैं ना कि बच्चों में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो हो रखी है एक तरह की, उसका इलाज किया जाए ना कि हम उनको इस तरह से करेंगे तो वो और चीज़ें उनके दिमाग में बैठेंगी। भाई विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। उसे क्या कहते हैं भाई? अगर वो अपने आप में अपनी स्किल्स को विकसित करना चाहता है, इसका मतलब कोई ना कोई चुनौतीपूर्ण, वो एक तरीके से क्रिटिकल पीरियड उसके लिए कह सकते हो ना भाई। वहाँ पर चीज़ें थोड़ा जो भी होगा वो फेस करेगा नई स्किल को सीखने में, तो इस तरीके से उसको हम क्रिटिकल पीरियड कह सकते हैं, ठीक है। अगला 22वां क्या है भाई कि शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, यानी कि ADHD हो रखी है बच्चे को। ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे ये ADHD वाला बच्चा है। ध्यान में रखते समय डैश से बचना चाहिए। बचना यानी कि यहाँ पे कुछ निगेटिव चीज़ है जिससे हमें बचना है जब भी हम ADHD से पीड़ित बच्चे के साथ में हैं। पहला है विकर्षण और शोर करने से। पाठ्यक्रम सामग्री निर्देश में लचीलापन तो पॉजिटिव हो जाएगा, और कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ना, ये भी पॉजिटिव है। सामग्री का उपयोग करना, भाई तो पहला ही आपका गलत हो जाएगा, यानी कि इन सब चीज़ों से बचना है ना कि बच्चे इनमें ना पढ़ें, क्योंकि उनका ऑलरेडी इतना ध्यान न्यूनता हो रखा है ना, वो ध्यान दे नहीं पाते इन चीज़ों में, कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाते, तो हमें
हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लॉरेंस कोलबर्ग ने तर्क दिया है कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। भाई ये सब तो इसके लिए ने क्रिटिसाइज किया गया है ना, ऑप्शन 3 आपका सही होगा। कोलबर्ग अगेन, कोलबर्ग आगे भाई, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। भाई आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चा लेवल 2 और स्टेज नंबर 3 पे होता है, ठीक है, यानी कि गुड गर्ल गुड बॉय बनने की कोशिश करता है, गुड गर्ल और गुड बॉय, उस वक्त ये सोचता है ना कि भाई मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले, मेरे टीचर। तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 4। कन्वेंशनल होता है, ये पारंपरिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्या कहता है भाई, जीन पियाजे फिर से आ गए। भाई कम से कम मुझे लग रहा है कितने ही क्वेश्चन आपके जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग से आए हुए ना। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा है जो कि ये जो मैथमेटिकल चीज़ें आप देख पा रहे हो, यानी कि बच्चा 4 + 5 9 तो बता पाता है, पर 9 - 5 4 जब उसको कहा जाता है करने के लिए तो वहाँ पे दिक्कत हो रहा है और वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पा रहा है ना, रिवर्स नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसमें इरिवर्सिबिलिटी देखने को मिल रही है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 26 क्या है ना, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिकता जिम्मेदार। ना भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। अब ये गलत हो गया तो देखो भी मत भाई, क्योंकि एक गलत आपको सिर्फ एक ही जगह मिलेगा जहाँ दोनों गलत है, ठीक है। तो दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन 2 मूव कर जाएंगे अगले पे। और भाई शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डाल देगा क्या? ये भी इन्होंने फालतू बात कर दी और ए गलत हो गया, मतलब आर भी गलत ही होगा, ठीक है। 2 की तरफ चलेंगे, ये आपके टाइम बचाने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है भाई। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? पहला है अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, बिल्कुल वही सही है भाई। बाहरी अभिप्रेरणा ही वही है ना जो आप गिफ्ट के लिए काम कर रहे हो, कोई प्राइज मिलने वाला है, या फिर डर लग रहा है ना कि भाई घर में इस बार तो ढंग से पिटाई हो जाएगी अगर अच्छे नंबर नहीं आए। तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो, तो वो वातावरणीय परिणामों से ही आती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कहता है भाई, पियाजे फिर से आ गए ना, और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था पहली ही स्टेज है ये, ठीक है, कि 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं भाई। संज्ञानात्मक विकास जहाँ पे बच्चा किस तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस दिखाता है और डिफर्ड इमिटेशन यानी कि स्थगित अनुसरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में मुझे नजर आ रहे हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, और मैंने प्रॉपर की वर्ड्स के साथ में आपको ये थ्योरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करी थी। जिनका भी 15 तारीख को है जरूर देख करके जाइएगा, CDP का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसको वहाँ से आप देख करके इसको जाएं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, और बाकी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है ना। अभी डिटेल में डिस्कशन नहीं दे रही हूँ, लाइक एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आपको सिर्फ आंसर यहाँ पे देखना है, ठीक है। बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं, ना भाई ऐसा गलत बात है। इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं और इस उनकी नियति तय करते हैं, बिल्कुल एक बारी हो सकता है। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वो बहुत पले बड़े होते हैं ना, बिल्कुल ऑप्शन 3 आपका बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है भाई, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा ना। तो ये 30 क्वेश्चन पेपर 1 के हमने CDP के क्वेश्चन दे रही हूँ। और भाई पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एलिफेंट से रिलेटेड आपको दिया गया है। आपका हो सकता है कोई और सेट हो, क्वेश्चंस इधर उधर रहेंगे, बस आपको आंसर लेकिन सारे क्वेश्चंस के मिलने वाले हैं ना। सो भाई पहला अभिकथन दिया है कि हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं क्या? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। जो मेल हाथी होते हैं ना, वो अपने झुंड को 14-15 साल के जब वो हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं और फिर वो अकेले रहते हैं ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सही है और एक्सप्लेन भी करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन दोनों अभिकथन कारण सही और अभिकथन एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भाई अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि NCERT के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाए आम महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि ना सिर्फ प्रक्रिया और तकनीकी को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सकें, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से EVS पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? तो भाई अगर बच्चों को ये कहानी भी सुनाई जा रही है, लाइक आम पापड़ से किस तरह से स्टोर करके उसको रखा जा सकता है ना, तो NCF जो है हमारा NCF 2005 किस उद्देश्य को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है ना। तो किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम लगती है, क्या वो सिखाना चाहते हैं? क्या बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उसकी चर्चा करना, क्या ये हो सकता है? क्या बिल्कुल कहा जा सकता है भाई अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन और उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। भाई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे कट गया है। तो डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आम पापड़ इज मेड, ठीक है। ये सब चीज़ें उद्देश्य तो होती ही है, बट सबसे बेहतर क्या है भाई हमारा यहाँ पे सबसे बेहतर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जहाँ पे अनुभवों की बात करी जा रही है। बच्चा अपने अनुभव के जो भी पहलू होंगे उनका अवलोकन करेगा और डिफरेंट
अपने तरीके से चीज़ों को समझेगा ना, अपनी समझ का विकास करेगा। और ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या कहते हैं भाई कि मोहन जो कि कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है, टीचर है, और वह जो है अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्याम पट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति हो जाएगी यहाँ पे? तो भाई ऑप्शन यहाँ पे चर्चा करना, डिस्कशन सबसे बेहतर हो जाएगा ना। अपने दादा दादी या माता पिता जो भी है उनके साथ डिस्कस करेगा बच्चा और समझेगा कि उस वक्त पानी का इस्तेमाल कैसे होता था और पानी की अवेलेबिलिटी क्या थी और आज क्या है ना। अगला प्रश्न क्या कहते हैं भाई कि अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका है, ठीक है, और वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है, 2 ग्रुप बना देती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि यानी कि डिबेट करा देती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान देंगे, मतलब कौन सी थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट बातें हैं वही हमें यहाँ पे बतानी है। भाई वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने समझने का मौका मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ये तो पॉजिटिव है, ये उद्देश्य हो सकता है हमारा। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, मतलब बच्चे अपनी राय किस तरह से रख सकते हैं। कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के अवसर प्राप्त होते हैं और बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के अवसर प्राप्त होते हैं और वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर पाते हैं। भाई पॉजिटिव तो 4 के चारों ऑप्शन आपके हो जाते हैं ना। यहाँ पे आंसर हमें थोड़ा सा जो कम अनइम्पॉर्टेंट है उसकी तरफ हमें जाना है ना, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वालों को थोड़ा सा साइड करते हैं। अगर हम आंसर की तरफ जाए ना, क्या हो सकता है यहाँ पे? तो कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। भाई वाद विवाद हो रहा है, डिबेट हो रहा है, तो भाई उद्देश्य तो हमारे ये सब तो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव, ये भी सही है। बी और डी ऑप्शन में कहीं हमें दिख रहा है क्या? हाँ, कि ये अगर हम ऑप्शन देखते हैं ना तो ये इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है ना कि बच्चे जो हैं वो अपने क्लासमेट्स का आकलन कर पा रहे हैं या फिर इस तरह से। अगर हम देखते हैं तो बी और डी सबसे कम अनइम्पॉर्टेंट लग रहा है, बाकी इंपॉर्टेंट है, बट जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया ना उस हिसाब से देखें तो बी और डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्या कहते हैं कि बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे कि खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत का वर्णन कर रहा है। तो उपरोक्त कथन का मतलब क्या है? सीखने के सूचक। क्या वो बच्चा लर्निंग इंडिकेटर को शो कर रहा है क्या? तो बिल्कुल भाई, बच्चे ने सीखा है और वो चीज़ें वो एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब चीज़ें सही हो जाएंगी। भाई मैप से क्वेश्चन आ गया ना, मैंने कहा था मैप पढ़ के जाना है। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? तो क्लियर है भाई, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा आपका, ठीक है, ना ही केरल, ना कर्नाटक, ना तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना लिखा हुआ है। और अगला प्रश्न क्या है कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में जो चैप्टर 13 है ना उसमें गौरव जानी एक व्यक्ति है और उन्होंने यात्राएं की हुई है ना, कि अद्भुत यात्रा का वर्णन किया गया। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम पर बेस्ड है ना? तो देखिए थीम पे जैसे कि आपको पूरी ईवीएस जो है ना पूरी 6 थीम्स पे डिवाइडेड है, तो जो ये अलग अलग जगहों की यात्राएं करते हैं ना तो इन्होंने वहाँ के शेल्टर्स के बारे में बताए हैं कि भाई हिमाचल में जा रहे हैं तो वहाँ कैसा शेल्टर इन्हें मिला, ठीक है, लद्दाख में गए तो वहाँ कैसे घर इन्होंने देखे, आवाज़ देखे लोगों के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? ठीक है, नहीं यानी कि निगेटिव आंसर करना है ना भाई रचनावादी कक्षा में। तो बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल ही हल करते हैं, क्या ये होना चाहिए? या फिर बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को, भाई तो बहुत पॉजिटिव हो गया ना जब बच्चे चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है, ये भी अच्छा है। भाई आपका पहला ही कहीं ना कहीं निगेटिव पड़ जाता है, ठीक है। और अगला कह रहा है, अगला प्रश्न क्या है कि सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है, टीचर है, और इन्होंने क्या किया भाई कि वे अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 10 हुतुतु पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को यह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खिलाती हैं और उसके नियम भी बताती हैं सारे। और शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती हैं? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? भाई वे बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती हैं कि खेल की तरह ही जीवन में भी नियम बनाते हैं हम, तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाएं। क्या ये भी हो सकता है क्या? या फिर हम सभी समाज में इसी प्रकार के से नियमों से बंधे हुए हैं? भाई बंधे हुए तो नहीं कह सकते ना, झगड़े मतभेद, ये तो एक नेगेटिव पॉइंट मिल गया हमें सी, जो कि नहीं होना चाहिए। और हमें जहाँ जहाँ सी दिख रहा होगा उन ऑप्शंस को हम तुरंत से एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ दिख रहा था, यहाँ दिख रहा था, तो ये तो आपके आंसर नहीं हो रहे हैं। नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा, नहीं ये भी मिल गया नेगेटिव। डी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, ठीक है, डी भी गलत हो गया। और हमें लास्ट ऑप्शन नजर आ रहा है जहाँ पे डी प्रेजेंट नहीं है और वही आपका आंसर हो जाएगा ना, ए और बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी आपके सही आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है ना कि और अगला प्रश्न क्या कहते हैं भाई, अभिकथन और कारण दिया गया है कि भाई जो जैव मात्रा यानी कि बायो मास कह लीजिए और जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं क्या? अब यही पे इन्होंने गलत कर दिया ना। जो जैव मात्रा है जो कि अपशिष्ट पदार्थों से, गोबर हो गया, जो भी चीज़ें घर से बेकार निकलती हैं वेस्टेज, उनकी हेल्प से बनाया जाता है। और ये कैसा होता है नेचर में? ये परंपरागत नहीं होता है, ये गैर परंपरागत कह सकते हो, यानी कि इनका जो भंडार है असीमित है। भाई कितना बना लो, जितनी इच्छा है उतना बना लो, ठीक है, जितना गाय गोबर देगी आप उतना बना सकते हो। तो ये स्टेटमेंट। और जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ये सीमित अवस्था में है, इन्हें हम परंपरागत कह सकते हैं। ये कैसे है? ये सीमित है। एक बार अगर पेट्रोलियम खत्म हो गया तो दोबारा
दोबारा हमें दूसरी कंट्री से ही लाना पड़ेगा, हमारी कंट्री में ये खत्म ही हो जाएगा ना। तो सीमित मात्रा में ये स्टेटमेंट हो गया गलत, ये गलत हो गया भाई। कारण क्या दे रहे हैं, पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है ना। नवीकरण जैसे कि बायोमास कैसा है, गैर परंपरागत है और ये नवीकरणीय है, यानी कि असीमित है, इसको हम नवीकरण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई फॉसिल फ्यूल जैसे कि निगेटिव आ गया ना, उसको नहीं कर सकते नवीकरणीय। भाई हम फॉसिल फ्यूल थोड़ी ना जनरेट कर सकते हैं, ये तो हजारों सालों के बाद, 500 साल, 1000 साल, जितना आप एज्यूम कर सकते हो, उसके बाद ही नेचुरल प्रोसेस के साथ ये बनता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों ही आपके गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट हो जाएगा। सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी, ये गलत हो जाएगा भाई, ये 2003 में गई थी, 7 नहीं कहेंगे हम, ठीक है। ए तो सही है लेकिन भाई बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे हम चलेंगे। अगला कहता है कि ऐसा पाया गया है कि भाई बच्चे के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं और ये गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं, और निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए। वो कौन सी चीज़ है जो पूर्वाग्रह में भाई दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो पहला कह रहे हैं पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कभी कभार कोई गलती आपसे हो जाती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पोर्टफोलियो क्या होता है भाई। पोर्टफोलियो तो पूरा बच्चे का आप एक वो बना रहे होते हैं ना, A to Z हर एक चीज़ आप वहाँ पे इंक्लूड कर रहे होते हो शुरुआत से अंत तक। वहाँ पे आप पूर्वाग्रह होकर के अगर चीज़ें लिखोगे ना, बनाओगे, तो वो तो बहुत गलत हो जाएगा ना। दर्ज नहीं होनी चाहिए पूर्वाग्रह के बेसिस पे, तो वो आपका पोर्टफोलियो ही हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे चीज़ें इस तरह से नहीं करनी है। अगला भाई अभिकथन और कारण दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। भाई बकरियाँ, जिन बकरियों के बालों में मुलायम पश्मीना सॉल बनाए जाते हैं, वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में रहते हैं और वे बहुत ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। काफ़ी ऊंचाई में रहती है, लेह लद्दाख में, जो कि एक तरह के कौन सी ट्राइब्स थी भाई, मुझे याद नहीं आ रहा अभी नाम, ठीक है। वो ट्राइब्स जो कि इनको वहाँ पे एक तरह से उन्हीं ट्राइब के द्वारा ही इन बकरियों को पाला जाता है, ठीक है। वो सबसे ऊंचाई पर रहती है, बहुत ठंड है वहाँ पे, टेम्परेचर बहुत लो रहता है, और इनके जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो मुलायम होते हैं और उन्हीं को निकाल करके पश्मीना सॉल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सही है, स्टेटमेंट आपका परफेक्ट है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर ये गर्म बालों की एक परत उगाती है। भाई बिल्कुल गर्म बाल इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज लाइक उनको बचाने के लिए ही आ रहे हैं ना, एक तरीके से। वहाँ सर्दी होती है, उनके पास तो भाई स्वेटर ये सब चीज़ें पहन के घूमने नहीं होते ना, वही उनका सुरक्षा कवच है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका। अगला क्या कहते हैं भाई, एनीमिया। कथन है कि एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं, उनका ग्रोथ कहीं ना कहीं डिफेक्ट हो जाता है क्या ग्रोथ में, अगर एनीमिया हो गया तो। गलत है भाई, एनीमिया की वजह से ब्लड डेफिशिएंसी हो जाता है बॉडी में, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है, ना कि ग्रोथ में क्या ही डिफेक्ट होने वाला है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो हो गया गलत पहला। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर एक तरह से असर करता है, जो कि सही होगा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 आपका सही होगा भाई। जब ब्लड की कमी होगी खून में तो बच्चा सुस्त सुस्त रहेगा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं चला पाएगा, आराम से सुस्त पड़ा रहेगा। तो आप कह सकते हो भाई ए गलत है और आर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कथन गलत है और किंतु दूसरा सही है, बिल्कुल। तो सेकंड ऑप्शन की तरफ हम यहाँ पे चलेंगे। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही मिलान का चुनाव करें। लामड़ी भाई महाराष्ट्र में होता है, गलत हो गया। कर्नाटक। कथक आपका कहाँ पे होता है, तो कथक हो जाएगा इधर केरला में, और भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु में, बिहू हो जाएगा असम में, और यही सही होगा। अगला करें गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे बड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि क्रमशः दांत पहले तो चीज़ों को कट करना है, कट करने के बाद चबाना है, जैसे इंसानों में होता है वैसे ही जानवरों में भी देखने को मिलता है, गाय में स्पेशली, ठीक है। अगला क्या करें कि क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। भाई प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए सुनाया जा रहा है, तो ए तो नहीं होना चाहिए आपका। तो ए यहाँ पे प्रेजेंट था, ये गलत हो गया। बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल किया जाता है, मान सकते हैं, क्योंकि भाई बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं और इसलिए इनको पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, मान सकते हैं भाई। अगला कह रहा है कि किस्से और कहानियां समाज को पसंद है इसलिए थोड़ी सुनाया जाता है। भाई डी गलत हो जाएगा, डी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डी प्रेजेंट है आपका। और भाई अगर हम आंसर की बात करते हैं ना, तो पहला है आपका ए और बी। तो ए तो गलत ही था क्या भाई, ए क्या था, प्राथमिक स्तर पर कहानी रुचि लेकर, हाँ ए गलत था ना, तो ये भी गलत हो गया ना, एक इसको कट नहीं किया था। तो बी और सी आपके ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। ए यहाँ भी प्रेजेंट था, ए यहाँ पे दो पहले ही कट गया था, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा। अगला क्या कहता है भाई कि अभिकथन है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, और कारण दे रहे हैं कि इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हों और उनके प्रति संवेदनशील बने और समझ अपनी बना सकें। बिल्कुल भाई दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी परफेक्टली कर रहा है, ठीक है। जो उबला हुआ दूध होता है ना, वो पेट में पचने में कितना समय लेता है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव करें तो वो 5 घंटे का समय लेता है। और जो आपका ताज़ा दूध होता है बिना उबला हुआ, वो लगभग 6.5 घंटे का समय लेगा, ठीक है। जो जिनका पेपर कल है वो जरूर इसको देख ले, हो सकता है कल आपसे बिना उबले हुए दूध का पूछ लिया जाए ना, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 6.5 एक तरीके से घंटे लगते हैं ना। एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो। इसकी वजह है समुद्र के पानी का ना उच्च ना घन, नहीं गलत बात हो जाएगी, ये भी गलत है भाई, क्योंकि क्या हो जाता है जैसे कि डेड सी,
मृत सागर ऐसा ही तो है, कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका एशिया में पाया जाता है ना। तो यहाँ पे डेड सी का क्या है, इसका घनत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, नमकीन है, तो इसका घनत्व जो है डेंसिटी बढ़ जाती है। और ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है ना कि जो मान लीजिए कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल वो किया जाता है, मान लीजिए नींबू है या अंडा है, कुछ भी एज्यूम कर लो, उसको ऐसे नॉर्मल पानी में डालोगे तो वो सिंक हो जाता है, डूब जाता है। जब नमक, उसी पानी में आप नमक डाल दीजिए और फिर उनको डालिए तो वो ऊपर तैरते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी का घनत्व बढ़ जाता है और वस्तु का घनत्व कम हो जाता है। इस रीजन से इस तरह से चीज़ें होती है ना, तो इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, ठीक है। वस्तु का घनत्व जब कम होता है पानी के घनत्व से, तभी वो उस पर तैरती है। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना हुआ है। तत्व यानी कि एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट। अब आप जैसे स्टील देखोगे, स्टील अकेला नहीं है भाई, इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम मिला दिया गया या फिर इसमें आयरन भी मिला दिया जाता है ताकि इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो ये हो गया गलत, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक तत्व नहीं है जो कि प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है स्टील, ठीक है, वो बनाया जाएगा। सोडियम, ब्रास जैसे आपने देख लिया। अब ब्रास क्या है, एलॉय है, यानी कि दो एलिमेंट्स को मिला करके बनाया जाता है। ब्रॉन्ज भी, ब्रॉन्ज मेडल होता है जैसे ना, तो ये भी दो एलिमेंट्स को मिला के बनाया जाता है। आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि टिन, लिथियम, सोडियम, ये तीनों ही प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। भाई पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है, भाई ऑब्जर्वेशन करेगा तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है, भाई ये किस तरह से चीज़ें वो लाइक ऑब्जर्व कर रहा था, हर एक चीज़ देख रहा था और उसके बाद उसने चीज़ें बताई ना, तो ये रेटिंग स्केल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे बेहतर होगा। दो भारतीय पंछी जो कि वृक्ष में एक तरह से लटकती हुई डाली पर अपना घोंसला बनाते हैं ना, लटका हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे जो आपके पंछी है ना, इनको ध्यान से सुनिएगा, ये आपका सनबर्ड हो गया, बारबेट हो गया और वीवर बर्ड, ये सारे ही आपके कैसे बनाते हैं, लटके हुए, जो एक तरीके से जो क्या कहते हैं भाई नेस्ट है, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे भाई इंडियन जो होती है, इंडियन रॉबिन, ये कैसा बनाती है, ये झाड़ी या फिर पत्थरों के बीच में ऐसे रख करके बनाती है, कहीं लटका हुआ नहीं होता ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। बस तो यहाँ पे दोनों सही है, तो यानी कि यही हमारा सही हो जाने वाला है, ठीक है। और टेलर बर्ड दो पत्तियों को सील करके बनाती है, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा यहाँ पे। और इंडियन रॉबिन भी प्रेजेंट है, तो एक तरीके से खैर ये लटका हुआ हो सकता है, बट इंडियन रॉबिन की वजह से ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है यहाँ पे। और खैर नहीं, टेलर बर्ड भी नहीं आएगा ना, क्योंकि टेलर बर्ड आ जाएगा तो फिर ये दिक्कत कर देगा। लटका हुआ प्रॉपर एक जो घोंसला है ना, आप देख सकते हो पिक्चर्स में, ये आपका बारबेट का और सनबर्ड का दिखेगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट पे। सो ए और बी स्टेटमेंट्स दिए गए। ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निंद्रा में चले जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निंद्रा में चले जाते हैं, दोनों सही है। और भाई एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, ठंडियों में ऐसा होता है, मोस्टली देखने को मिलता है, कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक पूरे सीजन के लिए गायब हो जाता है ना। और अगला है कि एक शिक्षक अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांट करके विद्यालय में मौजूद उनके कुछ वस्तुएं इकट्ठा करने को कहता है। इसके बाद में बच्चों के साथ बैठ करके उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चों को या फिर वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त मतलब है भाई, क्योंकि वो गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ को विकसित कर रहा है, इस वजह से टीचर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेगा क्लासरूम में। देखिए अगला प्रश्न क्या है, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है और वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि कराने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, टीचर से पूछा गया, बच्चों ने पूछा। तो निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए, क्या आंसर करेगा भाई, वो कह देगा कि शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। भाई छोटे छोटे बच्चे घनत्व क्या ही समझेंगे ना, तो ये तो हो जाएगा गलत। ये कहना केवल ए नहीं होना चाहिए, अगर ए कहीं और भी दिख रहा है तो वो भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे के निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उनकी टिप्पणियों पर का अर्थ बताने की आज़ादी होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने, गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर देना चाहिए। बिल्कुल शिक्षक को कहना चाहिए कि मुख्य कारण आपको बड़ी कक्षा में ये कह के टालना बिल्कुल नहीं है, बच्चों की समझ होती है, अगर आप उनको बताओगे ही नहीं तो समझ का क्या ही होगा ना। तो डी भी गलत होगा, बचता है हमारे पास बी और सी, ठीक है, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है भाई कि आज जब भारत में 10 बजे हुए हैं और आज ही डैश में लगभग मध्याह्न है, मध्याह्न यानी कि नून दोपहर हो रखा है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो आप ग्लोब पढ़ते हो ना, अब ग्लोब में ये जो मेरिडियन होती है, मेरिडियन यानी कि बीच की, इसे क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, ठीक है, यानी कि देशांतर रेखा जो कि मध्य में होती है, जो कि भाई ग्रीनविच से होकर के गुजरती है ब्रिटेन के, और यहाँ से इस तरफ अगर पूर्व की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ जो लाइक मान लीजिए यहाँ पे 12 बजे हैं दोपहर के, तो यहाँ पे अगर आगे बढ़ के आप कहीं कैलकुलेट करना चाहते हो तो इधर वक्त बढ़ता है और पॉजिटिव यानी कि एडिशन होगा, 12 के बाद का टाइम यहाँ पे होगा जो भी होगा, और अगर इसके पीछे की तरफ आते हैं तो टाइम घट जाता है, ठीक है, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब इंडिया की बात हुई है तो इंडिया भी हमारा यहीं कहीं पर है। अब यहाँ पे अगर सुबह के 10 बजे हुए हैं, मतलब अगर इधर इसके कोई कंट्री होगा ना तो वहाँ का टाइम इससे प्लस ही होना है, ठीक है, प्लस होगा। इसका मतलब वो कौन सा देश है जो यहीं पर कहीं ना कहीं पैरेलली आपको नजर आएगा इंडिया से, तो वो जापान है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जापान है। और ये सब चीज़ें तो आपकी एम है, तो आज ही लाइक वहाँ पे दोपहर हो रखी है ना लगभग। खैर कराची भी हो सकता है क्योंकि कराची तो आपका और भी पास में हो जाएगा ना, तो एक तरह से अगर हम देखते हैं ना तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी सही होना चाहिए। 4 या फर्स्ट में से कोई एक आंसर होगा, कौन सा होगा एग्जैक्टली आपको अपने आंसर की में पता चलेगा। भाई सीटेट क्या देता है, फिलहाल कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे कल के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, तो भाई पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी। बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए दिखाई देंगे, सबसे कम की बात करी उन्होंने, बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल भाई, जहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड की बात हो रही ना, बच्चा वहाँ सुनेगा क्यों बैठ के, वो तो बोलेगा ना, वो तो एक्टिव रहेगा, क्रियाशील रहेगा।
ठीक है, गतिविधियों में लिप्त रहेगा, यही आपका हो जाएगा भाई। और अगला कहता है भाई एक व्यक्ति, ट्रेन से आपका क्वेश्चन आ गया ना कि एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? भाई टाइम कैलकुलेट कर लीजिए पहले, इजिली डिस्टेंस तो हमें पता है ना, तो भाई फॉर्मूला लगा लेंगे एवरेज डिस्टेंस का, जो कि होता है टोटल डिस्टेंस होल अपॉन टोटल टाइम हो जाता है आपका। तो टाइम अगर हम देख रहे हैं तो 30 से एक ही दिन में पहुंच गए हैं। 30 को शुरू करी, 31 को पहुंच गया और 17 पे शुरू करी, 17 पे पहुंचे, यानी कि टोटल 24 घंटे इनके पास में है। ठीक है, टोटल 24 घंटे हो गए और इसी को अगर हम 1776 से डिवाइड करेंगे तो भाई आपका आंसर आ जाएगा 74 किलोमीटर पर आवर। इजी क्वेश्चन था, तुरंत भाई कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाना था। अभी कथन और कारण की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना आंसर बताना है ना कि अभी पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है, हर एक थीम अपने आप से अंतर संबंधित होती है ना, बिल्कुल स्टेटमेंट सही। कारण है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। बिल्कुल दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। बढ़ेंगे, आई थिंक हो गए हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं ईवीएस के। सो आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। जो भी फर्स्ट टाइम अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा गया है, क्या कहा गया है भाई? तो इसे ज्ञान योग कहा गया है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। खामियां शब्द कैसा है? तो ये एक आगत शब्द हो जाता है। ठीक है, कैसा है? आगत शब्द है। मानसिक दुनिया से तात्पर्य, मानसिक दुनिया से क्या तात्पर्य? मन में उठने वाले भाव कहेंगे, मन भाव, या फिर काल्पनिक दुनिया या मन की स्थिति बोलेंगे ना, तो मन में उठने वाले जो भाव होते हैं उसे ही मानसिक दुनिया कहा जाता है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपनी क्षमताओं को उन्नत करना चाहिए या फिर अपनी क्षमताओं को पहचाननी चाहिए ना? तो बिल्कुल अपनी, अगर हम पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देते हैं ना, तो अपनी क्षमताओं को हमें पहचानना है। ठीक है, अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है, नहीं हमें बताना है ना, तो नहीं के अंतर्निहित की बात करेंगे। नहीं पूछा इन्होंने ना, तो आपके हो जाएंगे समाहित, सन्निहित, समाविष्ट, सॉरी। ठीक है, तो ये सारे ही आपके समानार्थी होते हैं। नहीं है अगर कोई तो वो हो जाएगा समायोजित। ठीक है, समायोजित नहीं है। ठीक है, जो कि लाइक इसका समानार्थी अर्थ नहीं कहा जाएगा। अगला है भाई कि मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे हैं। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे हैं? तो अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण। ठीक है, यहाँ पे पहले ही पैराग्राफ में आप देखोगे ना, तो भाई भौतिक मानसिक दुनिया की खामियों को के खिलाफ लड़ाई और इसके वजह से मानसिक परिवर्तन होने लगे हैं। तो मतलब कि ओवरऑल कंक्लूजन निकलता है कि अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण ही मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ क्या है? तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ ये भी नहीं होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा, खैर सेम हो गया भाई, ब्रह्मांड की ऊर्जा। और अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग आपको देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल देखो, यहाँ पे ये जो शब्द ब्रह्मांड लिखा और ये जो ब्रह्मांड लिखा ना, इनमें ये डिफरेंस इन्होंने खेल दिया भाई। जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा फिर उनका गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा ही होगा। ठीक है, अगला है आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कथन सत्य कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे तो भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में कम कमियां थी, या फिर दोनों में कभी नहीं, जगत में एक सी कमियां थी, या फिर भौतिक जगत में मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। भौतिक मूल में अगर हम देखते हैं ना, शब्द मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो भौतिक। तो भाई ये भूत प्लस एक से बनता है भौतिक। आपका तो लास्ट ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे। अगला पैराग्राफ जो कि कविता है, जीवन अर्पण के लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है और चलना हमारा काम है। समूह से भिन्न शब्द कैसा हो जाएगा? तो भाई ये भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, ये सेम हो गया। और ये आपका एक तरह से अगर हम उसकी बात करते हैं ना, कि अलग हो जाएगा। जबकि आपका हंसना रोना सारे अपोजिट शब्द हैं। हंसना रोना, आशा निराशा, पाना खोना, जबकि सेम हो जाएगा ना, और यही डिफरेंट हो जाएगा। आठों याम का अर्थ क्या होता है? तो आठों याम का अर्थ हो जाएगा 8 दिशाएं। चाहे कितने भी दुख आए, मनुष्य को क्या करना चाहिए? कार्य रोक देने चाहिए या सदा शांत रहना चाहिए? कार्य करते रहना चाहिए भाई। कितने भी दुख आए, काम तो चलता ही रहता है, दुनिया तो चलती रहती है। कविता के भाव अनुसार जीवन में क्या आता है भाई? अपने अपने आते हैं गति भाई, सुख दुख आते रहते हैं ना। जीवन कैसा है हमारा? आशा निराशा से घिरा हुआ है या आशाओं से घिरा हुआ, बेहद सुखद है, या किस तरह से है भाई? तो हमारा जीवन अगर हम देखते हैं ना, तो आशा निराशा से घिरा हुआ है। आशाएं भी हैं तो निराशा भी होती है कहीं ना कहीं। जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है पूछा है इन्होंने? कभी सोना कभी रोना, कभी हंसना कभी रोना। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब पेडागोजी यहाँ से शुरू हो जाती है। मातृभाषा आधारित बहु भाषावाद किसकी अनुशंसा करता है भाई? तो सिंपली आंसर हम देखेंगे, मातृभाषा या घर की भाषा को शुरू होना चाहिए। मातृभाषा भाई अपने आप में बहुत पॉजिटिव शब्द है। अदर सब्जेक्ट्स की भी मैंने आपको की आंसर की प्रोवाइड करी है, तो जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, पाठ्य सामग्री बोध गम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करना है आपको। तो गलत कथन कौन सा हो जाता है? जल्दी से बताएंगे भाई। स्किमिंग में गहराई से पठन किया जाता है, जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पे। सो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4। अगला कह रहा है कि जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं, तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जा रहा होता है ना? तो ये खोजबीन हो जाता है। मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तात्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है? तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, यानी कि विस्थापन बोल देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है भाई? ठीक है, कौन सा पठन का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पे अगर
अगर हम देखते हैं ना तो अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि भाई तो यहाँ पे आंसर आप समझ गए होंगे ना, आंसर नंबर 3 होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 111 यानी कि 111। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो प्रथम और द्वितीय भाषा के व्याकरणिक नियमों की तुलना करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, पूछा इन्होंने कि कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद का गुणधर्म नहीं है। सो अगर हम पहली की तरफ जाते हैं ना, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है हमारा कि द्वितीय भाषा में सीधे संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण नियमों की तुलना करना। कंपैरिजन तो भाई कभी अच्छा नहीं होगा ना, तो यही आपका आंसर, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इसकी कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, सो फर्स्ट की तरफ जाएंगे। अगला क्या कहता है कि भाई एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्हें उनके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे। क्या यह किसका उदाहरण है ना, ये किस चीज़ का है, तो ये अधिसंज्ञान है ना, जब अपने विचार के बारे में विचार किया जाता है तो उसे अधिसंज्ञान कहते हैं। निम्नलिखित में से कृष्ण की परिकल्पना में से कौन सा वैगोत्स्की के जेडपीडी के समान है, तो ये आपका निवेश परिकल्पना हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, निवेश परिकल्पना। अगला प्रश्न दिख हल्का रहा होगा लेकिन मैं आप ऑप्शंस पढ़ती हूँ, आप समझ जाओगे इजली। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे को पारस्परिक रूप से निर्भर करता है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना आपका, अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आपका प्रथम और द्वितीय भाषा में, ठीक है, प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक एकेडमिक जो निपुणता देखने को मिलती है ना, ये निपुणता आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो आपका आंसर नंबर 4 है, यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, सो अगले में आते हैं 115 में, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल करने को एक तरीके से देखते हैं ना तो संगत नहीं ठहराता है, नहीं ठहराएगा। यहाँ पे आपका आंसर वो हो जाने वाला है। ठीक है, तो भाई कह रहे हैं कि शब्द और पाठ्य सामग्री सार्थक संबंध सृजित कर पाते हैं, जो कि अच्छा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि इकाइयों की तुलना से कर पाते हैं, शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक बेहतर है, तो यही चीज़ आपका यहाँ नेगेटिव नहीं पूछा गया था, तो ये कंठस्थ करना अपने आप में नेगेटिव शब्द हो जाता है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही हो जाएगा। ठीक है, सो भाषा और बोली के बारे में सही कौन सा होने वाला है, हमें ये ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है। तो लास्ट ऑप्शन अगर आप देख रहे हो ना, भाषाएं और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, भाषिक रूप से कैसी हैं, ये भिन्न भिन्न है और साथ में भौतिक रूप से एक समान भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है भाई कि वीरा जो है एक 7 माह की बच्ची है और अब वह कुछ इस तरह की आवाज़ें निकाल रही है जिसमें स्वर व्यंजन मिश्रित है। वो किसके संप्रेषण कर रही है, किस तरह का संप्रेषण कर रही है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई, एक तरह से बोलेंगे तो बलबलाना कह रहे हैं ना, जहाँ पे वो कुछ भी बोलेगी और स्वर व्यंजन कुछ भी आ बा ना चा इस तरह की ध्वनि निकाल रही होती है। उत्पादक शब्द संपदा क्या है, तो भाई जो ये उत्पादक शब्द संपदा की बात करते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर की तरफ देखेंगे तो उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से परे जा करके पढ़ते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं भाई, परे जाकर की चीज़ों को पढ़ेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है ना, तो नहीं की गई है, तो ये कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे जो है आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं ना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और लास्ट यहाँ पे आप देखोगे ना, बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया है कि दो भिन्न सामाजिक आर्थिक समूह के लोग को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं और ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये सामाजिक भाषिक हो जाता है ना। तो भाई हमने कम से कम टाइम में अपने आंसर की को देख लिया, क्योंकि हमें यहाँ कोई सीखना नहीं था, हमें सिर्फ अपने आंसर की मैच करनी थी। सो इसी तरह में आपको अलग अदर वीडियोज़ भी कम टाइम में चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो जरूर जाकर के प्लेलिस्ट पे देखिए ना। थैंक यू सो मच।